अभी जो 22 को एग्जाम लिया है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 2024 को लिया है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। सेट नंबर बी, सेट बी। वैसे सब सेट में एक ही जैसा रहता है क्वेश्चन, बस सेट डिफरेंस रहता है, क्वेश्चन का जो सीरीज रहता है वो अलग अलग रहता है। इसका जो होता है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है। टोटल 90 प्लस 10 का होता है। 90 मार्क्स का रिटन होता है और 10 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। अब इन 90 मार्क्स में जो रहता है वो हिंदी रहता है, 20 मार्क्स का, इंग्लिश रहता है 20 मार्क्स का, उसके बाद जीके 15 का, कंप्यूटर 15 का, मैथ्स 10 मार्क्स का और रीजनिंग रहता है 10 मार्क्स का। एकदम इजी क्वेश्चन सब रहता है। इस बार इजी था, आई डोंट नो कि ये हर ईयर ऐसा ही क्वेश्चन पेपर लेता है या फिर इस साल इजी क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो हम आज इसका देखते हैं, मैं थोड़ा बहुत देखते हैं, जहां तक पॉसिबल होता है मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ। राइट नहीं करूंगा, राइट सिर्फ मैथ्स करूंगा, अदर फेजेस जो है मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सारा फेजेस नहीं करूंगा, इसका जो बेसिक फेजेस है उसका मैं आंसर बता देता हूँ कि उसका आंसर क्या है। क्या एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द अब ऑप्शन दिया हुआ है, मैं पहले बता रहा हूँ। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द, ऑप्शन दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन द मीडियम, दूसरा दिया हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, तीसरा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, चौथा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा हिंदी में। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? माध्यम में ध्वनि तरंगों के वेग पर, ध्वनि तरंग के आयामों पर, ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर और ध्वनि तरंगों की आवृत्ति तथा वेग दोनों पर। पहला है वेग पर, दूसरा है आयाम पर, तीसरा है आवृत्ति पर और चौथा है आवृत्ति और वेग दोनों पर। तो याद रखना है कि जब कभी भी ध्वनि होगा, जो कोई भी ध्वनि होगा, वो उसके आयाम यानी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परम शून्य तापमान 0 केल्विन है। यहाँ परम शून्य तापमान 0 केल्विन है। डिग्री सेल्सियस में हम इस परम शून्य तापमान को कौन सा वैल्यू देंगे? इंग्लिश में द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन इन डिग्री सेल्सियस यूनिट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो बेटा हम जब सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस की तरफ जाते हैं तो -273.15 का हम लोग डिफरेंशिएट लेके चलते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, -100 डिग्री, -273.15 और 173.15। तो इसका आंसर हो जाएगा -273.15। उसके बाद एक दिया हुआ है क्वेश्चन, ब्राइन जो है, ब्राइन इज एन ऑक्यूसियस सॉल्यूशन ऑफ, यानी ब्राइन का मतलब होता है लवण जल, उसी को हम लोग ब्राइन के नाम से जानते हैं। वो किसका जलीय विलयन है? तो बेटा ये NaCl का जलीय विलयन है। ऑप्शन दिया हुआ है NaCl, NaOH, NaHCO3 और Na2CO3। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम नहीं है अपने पास में, मैं सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूँ। मैं मैथ्स और रीजनिंग का को थोड़ा आप लोगों के सामने में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद दिया हुआ है ब्लड जो है वो किस टाइप का ब्लड का एक प्रकार है, किस प्रकार का है ये? ब्लड इज अ टाइप ऑफ। तो ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में, उसका काम होता है एक दूसरे को कनेक्ट करना, तो इसलिए उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है या तो उसको संयोजिक ऊतक कहते हैं हिंदी में। उसके बाद आता है लव डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ। कह रहा है क्या लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? तो लव डब जो है वो हमारे हार्ट में होता है, जब आर्टरीज और कैपिलरीज ब्लड को, एक ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के अंदर ले जाने देता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक प्रोसेस होता है जब सर्कुलेशन सिस्टम का, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है तो उन्हीं दोनों प्रोसेस को लव और डब के नाम से जाना जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? हार्ट के द्वारा। ऑप्शन दिया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, लंग, हार्ट, ऑसोफेगस। तो ये एक्टिविटी जो होती है वो हार्ट में होती है, इसलिए इसका आंसर हार्ट हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब जो थे वो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। उसके बाद दिया हुआ है which one of the following association was founded in London by दादा भाई नौरोजी in 1866। तो इसका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में लंदन में स्टैब्लिश किया गया हुआ था, ठीक है। हिंदी में है वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ या संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन दिया हुआ है द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो आंसर हो जाएगा द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उसके बाद दिया हुआ है
who is presently the Secretary General of United Nations Organization, UNO के अभी के वर्तमान में अभी कौन है, कौन वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल है? यूएनओ के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। ये सेकंड वर्ल्ड किया गया हुआ था 1945 में, अक्टूबर 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया हुआ था। इनिशियली में इसमें 51 सदस्य थे जो आज बढ़कर अराउंड 193-94 थोड़ा 193-94 है जो इसके मेंबर्स है। इसमें के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में वर्क करता है। उसी एक सेक्रेटेरिएट होता है जिसका हेड जो होता है वो जनरल होता है। जहाँ पे आप लोगों ने वीटो वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, जो वीटो वगैरह वहीं पे फ्रांस है, ब्रिटेन है, चाइना है और रसिया है जिनको वीटो मिला हुआ है। तो अभी वर्तमान में उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसके वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस जो है वो अभी वहां के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है। उस पर दिया गया है ज़ेलेब ला दर्रा कहाँ है? ज़ेलेब ला पास इज लोकेटेड इन, तो बेटा ये जो है ये सिक्किम हिमालय में जो है वो एस्टेब्लिश्ड है। उसके बाद है एक क्वेश्चन दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, यानी कोरल ग्रुप आइलैंड है, कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ था अंडमान निकोबार, बैरन और लक्षद्वीप। तो बैरन जो है वो एक कोरिलेटेड आइलैंड माना जाता है। उसके बाद दिया हुआ है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक मूल अधिकार नहीं है? Which one among the following is not a fundamental rights under the Constitution of India? हमारे पास अनुच्छेद 12 से 32 के बीच एक मूल अधिकार दिया गया है जिसको हम लोग मौलिक अधिकार इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो जब तक उस पर किसी का भी यानी मेनली रहता है कि गवर्नमेंट को जब तक उस चीज में क्षति नहीं हो वो सारे अधिकार आपको दिया गया है, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार, परीक्षा का अधिकार हो या फिर समता का अधिकार हो या शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, ये सारा आर्टिकल्स में दिया गया है 12 से लेके 32 तक में। तो उसमें ये एक पहले जो था संपत्ति का अधिकार भी था 7वां, जिसको अब हटा दिया गया हुआ है। अब अभी जो हमें 6 को अधिकार मिला हुआ है, जिसमें यहाँ दिया हुआ है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू सिटीजनशिप, राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, यानी समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिक का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें नागरिकता का अधिकार जो है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। नागरिकता के लिए 10 ईयर्स की कम से कम आप उस कंट्री में 10 ईयर आपने स्पेंड किया हुआ हो, कंटिन्यू 10 ईयर आपने या तो वहां पे गुजारा हुआ हो या तो फिर आप वहां बाय बर्थ हो, आपको पैट्रियोटिक बेस पे आपको मिला हुआ है। जैसे हम लोगों को कहीं आवेदन करने की जरूरत नहीं होती है, हम लोगों को यहाँ का नागरिकता जन्म लेने से स्वतः ही मिल जाती है। उसके बाद दिया गया हुआ है द बेसिक स्ट्रक्चर डेकोट्राइन was advocated by the Supreme Court during the आधारभूत संरचना सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया हुआ था, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस मामले के द्वारा निरूपित किया गया हुआ था। तो याद रखना है केशवानंद भारती वाला जब मुकदमा मामला आया हुआ था उस समय में इसको निरूपित किया गया हुआ था। उसके बाद बोल रहा है इनमें से कौन से भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? Who among the following was not a member of the drafting committee of the Constitution of India? वी अम्बेडकर, के एम मुंशी, उसके बाद दिया हुआ है कृष्ण स्वामी अय्यर और एम के गांधी। तो एम के गांधी संविधान सभा में किसी भी समिति के अध्यक्ष नहीं थे। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है which one of the following is not an Asian member? इसमें से कौन सा जो है वो एशियन ग्रुप का मेंबर नहीं है? तो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ताइवान यहाँ दिया हुआ है। यहाँ मेरे हिसाब से आंसर जो हो जाएगा वो लाओस हो जाएगा, वैसे आप लोग मेरे पास श्योर हो जाइएगा। उसके बाद बोल रहा है क्या कि उसके बाद मैथ्स आता है, एक आता है जीआईएस में जी किसके लिए होता है? तो जियोग्राफिकल इंडेक्स सिस्टम होता है, जी के लिए ज्योग्राफी आ जाता है इसमें, ठीक है। ये हमारा जीके का था 15 जीके, ठीक है। मैं ये एग्जाम दे के आया हूँ इसलिए मेरे पास में क्वेश्चन है, मैंने कहीं से अवेलेबल नहीं करवाया है। चलिए इसके मैथ्स को देखते हैं। बहुत इजी एग्जाम लिया हुआ था, बहुत थोड़ा कंप्यूटर डाल दिया था बस। चलिए पहला मैथ्स है what will be the obtained by the multiplying the difference obtained by subtracting 3 whole 3 2/3 from 9 1/9 by 450। हिंदी में 9.1/9 में से 3.2/3 घटाने अंतर को अगर हम 450 से गुना कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? What will be obtained by multiplying the difference obtained by subtracting 3 whole 2/3 from 9 whole 1/9 by 450। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं 9 81 और 1 82 बाई
9 हो जा रहा है। अब माइनस 3 दिया 9 तो 11/3 कर लेते हैं। तो तिया तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ 82 का 82 रखते हैं, यहाँ 33 कर देते हैं, अब आई कर देते हैं यहाँ हम 9 और यही इंटू हम 450 कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट न हो। 9 5 का यहाँ 50 आ गया। अब इसमें से हम इसको अगर लेस कर लेते हैं तो हमें कितना आता है 49 इंटू 50 जो कितना हो जाएगा 2450। 0 का 0, 9 45 का 5 7 4 5 का 20 4 24। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 2450। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ जो क्वेश्चन इसमें दिया गया हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, यहाँ हम राइट कर लेते हैं a/3 इक्वल टू b/2 5c/5। देन हमें वैल्यू निकालना है c प्लस a का होल स्क्वायर इज टू a प्लस b का होल स्क्वायर b प्लस c का होल स्क्वायर। बेटा इस देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हमें परफेक्टली एबीसी में से किसी का वैल्यू निकालने के लिए बोले तो परफेक्टली नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें ये भी रेशियो ही दे रहा है, हमें यहाँ के मान के बनाना पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ बना वो नहीं करना है, हमें सिर्फ रेशियो में ही हमसे पूछ रहा है। हम क्या करेंगे सी और ए, हम इसको ए बना लिए, इसको बी, इसको सी ले लिए, तो 5 और 3 8 64 आ जाएगा। ए और बी 3 2 5 25 हो जाएगा। बी और सी 5 2 7 7 49 हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, two numbers are in the ratio 1:3 if their sum is 240, then what is their difference? ऑप्शन दिया हुआ है 120, 108, 100, 96। अब देखिए ये क्या कह रहा है, क्या कि ए 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ, 2 नंबर हमको रेशियो में दे दिया। अब बोल रहा है इफ देयर सम इज 240, हम क्या करेंगे 3 1 4 x यही डिवाइड कर देते हैं। x का वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा 60, x इक्वल टू हमें 60 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है डिफरेंस ऑफ देयर नंबर, तो 3 में से 1 चला गया तो 2x, तो 2x यानी कि 120 इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए अकेला एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को ए अकेला कितना दिन में करेगा? क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। जितना क्वेश्चन आयत का एक बड़ा अच्छा खासियत होता है कि क्वेश्चन जितना लंबा होगा वो उतना ही आसानी से बनेगा, ठीक है। ए अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days while B alone can, हम यहाँ डायरेक्टली राइट करते हैं इसको। A alone कितना दिन में राइट कर रहा है 20 डेज में, इसको हमने 1/, दिन में कर रहा है 25 डेज में, तो इसको हमने 1/25 राइट कर लिया। इसके लिए होता है वर्क बाय डे, हमेशा हम इसी पैटर्न पे इसको राइट करते हैं। कर लिया। अब ये कह रहा है इसके लिए एक ट्रिक भी है और नॉर्मल वे से भी बनता है, एलिमिनेट मेथड भी है, और दोनों ने 5 डेज तक साथ में काम किया। अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं 1/20 1/25 और इंटू कर लेते हैं 5, 1/20 प्लस 1/25 इंटू कर लेते हैं 5 के साथ। 25 और 20 दोनों ने मिलकर काम किया हुआ है, इसलिए 25 और यहाँ से हमने ले लिया 20, तो 45 बाय हमें मिल जा रहा है, सॉरी 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो 5 और प्लस 25 4 जाए, यानी कि ये 9/100 हो गया। यहाँ हमने 5 मल्टीप्लाई रखा हुआ था 20, यानी कि उन लोगों ने 5 दिन में 9/20 काम कर लिया। 5 डेज में उन्होंने 9/20 काम कर लिया। अब हमारे पास बचा कितना है 11/20 वर्क बचा हुआ है, जो किसको करना है, कौन काम छोड़कर चला जा रहा है, बी काम छोड़कर चला जा रहा है। इस काम को ए के द्वारा करना है, तो ए एक काम कितना दिन में करता है, एक काम अगर 20 दिन में करता है, 20 से 20 कट गया, आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन को थोड़ा सही से देखिएगा, मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कह रहा है क्या, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों ने 5 दिन तक साथ में काम किया, और उसके बाद मनमुटाव हो गया, बी काम छोड़कर चला गया। तो बचे हुए काम को ए कितना दिन में करेगा? बेटा हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने दोनों का मिला हुआ काम निकाल लिया। मैंने ये चीज बताया आप लोगों को कि हम लिखते हैं इसको W/D के फॉर्म में, याद रखना है हमेशा। हमने कर लिया 1/20 प्लस 1/25,
ये ए का काम, ये बी का काम, और 5 दिन साथ में काम किया था इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये पता चलेगा कि उसने काम कितना किया। तो हमने दोनों को फ्रैक्शन ऐड किया, बटाबर का जोड़ किया, तो 9/100 आया। 5 से मैंने इसको कट करके 20 लाया, यानी कि हमने देखा कि 9/20 जो है वो उस काम को 5 दिन में खत्म कर लेता है। अब रेस्ट काम मैंने कैसे निकाला? रेस्ट काम के लिए मैंने बताया हुआ था उस दिन भी, प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था कि अंश को हर के बराबर कर दो, हर कभी चेंज नहीं होगा। मैंने अंश को हर के बराबर किया, 11 डाल दिया तो बराबर हो गया, और हर चेंज नहीं होगा तो 11/20। फिर इतना तो कितना, 11/20 इक्वल टू x दिन में अगर 20 काम करता है, 20 दिन में अगर वो एक काम करता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 से 20 कट गया, 11 आंसर हो गया इसका। इसी से रिलेटेड एक और सम दिया हुआ था टाइम एंड वर्क से ही। वो मैं क्या, ए जो है वो 4 घंटा में कर रहा है, 1/4 यहाँ राइट कर लेते हैं। बी प्लस सी जो है वो मिलकर 3 घंटा में करता है, तो यहाँ 1/3 राइट कर लेते हैं। और ए और सी मिलकर उसी काम को 2 घंटा में करता है, यानी 1/2 राइट कर लेते हैं। तो पूछ रहा है कि बी अकेला कितना दिन में काम करेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन में मुझे यही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या ए 1/4 बी और सी दोनों मिलकर कितना दिन में कर लेते हैं, और ए और सी मिलकर कितना दिन में कर लेते हैं। यहाँ हमको ए का दे दिया हुआ है, यानी कि अगर हम 1/2 - 1/4 कर लें तो 4 का 4, 2 जा तो 2, -1 इक्वल टू 1/4, यानी ये काम हमारा किसका हो गया, सी का हो गया। ये काम हमारा सी का हो गया क्योंकि मैंने टोटल में से ए का पार्ट लेस कर लिया हुआ है, तो ये सी का हो गया। अब बेटा अगर हम इसमें से सी लेस कर लेते हैं, दोनों के मिला हुआ में से 1/4 में से 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 4 3 जा इक्वल टू 1/12। ये हमारा सी का काम हो गया आंसर, सॉरी बी का काम हो गया आंसर। मैं फिर से बता रहा हूँ, ए 4 दिन में करता है तो मैंने 1/4 लिया, बी और सी दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं तो 1/3 लिया, ए और सी दोनों मिलकर 2 दिन में करते हैं तो 1/2 लिया। बोल रहा है क्या, ए का हमको बता दिया हुआ है कि ए 4 दिन में करता है, तो मैं ए और सी में से अगर ए को लेस कर लेता हूं, मैंने यहाँ किया 1/2 में से 1/4 ए को लेस कर लिया, तो हमें जो दिन मिला वो हमारा, इसका मतलब है सी का काम है। और बी और सी में से अगर हम सी को लेस कर लेते हैं, 1/3 में से 1/3 - 1/4 अगर कर देते हैं, तो जो हमें काम मिलता है वो हमारा किसका, परफेक्टली बी का काम मिलेगा। हमें आंसर मिल गया। कह रहा है क्या, एक व्यक्ति ए से बी तक, देखिए इसमें इक्वल डिस्टेंस है, ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है ए से बी की तरफ। और जब बी से ए की तरफ आता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। जब मैंने एवरेज बताया था आप लोगों को, तो बताया था जब डिस्टेंस इक्वल हो तो कुछ मत कीजिएगा, 2xy/x + y कर लीजिएगा आराम से। क्या होता है, x मतलब पहला स्पीड या जाने का स्पीड, y मतलब आने का स्पीड, जो भी जैसा भी रहेगा आप उन दोनों को कर देना है। तो 2 × 60 × 40, अब भाई यहाँ पे हम 100 कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 चला गया, 6 4 जा 24 2 जा 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो एवरेज रफ्तार से वो आया और गया। अब कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। यही सेम चीज है, बिंदु ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, और जब वापस आता है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। तो टाइम यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:6, 2 जा 3 जा, यानी कि 2:3। ये हो गया किसका, रेशियो ऑफ स्पीड, यानी स्पीड का रेशियो, चाल का रेशियो हो गया ये। अब कभी भी याद रखना है, मान लीजिए कि ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा, तो डेफिनेटली ना 3 वाला पहले पहुंचेगा, इसलिए टाइम क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, पलट जाता है। तो टाइम का ही हमसे पूछा हुआ था, 3:2 जो हो जाएगा वो टाइम का रेशियो ऑफ टाइम हो जाएगा। याद रखना है ये कि जो रेशियो ऑफ स्पीड होगा वो क्रॉस हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, एक दूसरे का स्थान ले लेता है जब हम उसको टाइम में बदलते हैं। और टाइम रहता है स्पीड में जाने के लिए हम बदल देते हैं, जो ज्यादा स्पीड जाएगा उसका टाइम कम लगेगा।
उसके बाद सीआई का एक क्वेश्चन था, सॉरी एसआई का था, सीआई का नहीं, एसआई का था। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। ब्याज क्या दिया हुआ है? ब्याज दिया हुआ है 1/4 प्रिंसिपल का, यानी कि पी का 1/4। अब बोल रहा है कि वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर यानी कि R इक्वल टू टी हो तो हमें R निकालना था। R इक्वल टू व्हाट? मैंने जो इसे बनाया हुआ है बेटा, मैंने एग्जामिनेशन हॉल में यही प्रोसेस यूज किया कि यहाँ एज्यूम कर लिया कि 100 का 1/4 यानी प्रिंसिपल मैंने एज्यूम किया 104 यानी इंटरेस्ट हमारा जो ब्याज जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया 25 into 100। अब मैंने रेट और हमने 100 रखा हुआ है तो 100 इंटू मैंने कर दिया रेट और दोनों इक्वल है तो इसलिए मैंने किसी एक का वैल्यू रख दिया। पहला वे इस वे पे भी निकल जाएगा, x into x कर दीजिए तो दोनों इक्वल है। अब यहाँ से हमको ये कट गया x² = 25, x² = 25, x = हमारा 5 यहाँ से गेन हो गया यानी कि रेट भी 5 था और इसका टाइम भी 5 इयर्स था। एक सीआई का भी क्वेश्चन था जहाँ पे दिया हुआ था हमें क्या, प्रिंसिपल हमें दे दिया हुआ है 1250000, रेट दे दिया हुआ है 8%, टाइम दे दिया हुआ है 9 मंथ। अब बोल रहा है कि आप ब्याज तिमाही दे होगा तो हमें ब्याज निकालना था। चलिए ठीक है, हमें क्या निकालना था? ब्याज निकालना था। ये याद रखना है कि इसमें ब्याज तिमाही दे होगा, तिमाही मतलब क्वार्टरली होगा यानी 3 महीना के बाद ब्याज जो है वो मूलधन बनता चला जाएगा। ऐसा कंडीशन में ये देखना है कि एक साल में वो एक्टिविटी कितने बार होगा, जितना बार होगा रेट को उतने से डिवाइड कर दीजिए और टाइम को उतने से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये एक्टिविटी कितना बार होगा, 3 बार होगा, +3 लेकिन 9 महीना है, एक साल में 4 बार होगा तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड कर देते हैं तो परसेंट आ जाता है 2, क्योंकि मान लीजिए अगर आप ही किसी से पैसा लेते हैं 10% एनुअली रेट पे लेते हैं और अगर 3 महीना में उसको रिटर्न कर देते हैं तो 10% थोड़ी ना आप उसको दे दीजिएगा, क्या कीजिएगा 3 महीना का दीजिएगा। तो 3 महीना के लिए क्वार्टरली 4 से डिवाइड करके 2.5% इंटरेस्ट दीजिएगा। लेकिन 9 मंथ में कितना बार होगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 बार जो है वो जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ हम ले लेते हैं 125000, शॉर्ट वे होता है कि 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ हो जाएगा 102 प्लस कर दिए बाय 100 इंटू 102 बाय 100 इंटू 102 बाय 100। अब क्या किए, यहाँ से 2 0 से 2 0 को लिए, इसको 1 0 से इस 1 0 को लिए, यहाँ से 25 5 जा 25 मैंने यहाँ पे 4 जा कर दिया। अब मैं यहाँ से 2 जा और 2 का यहाँ पे 51 और फिर इस 2 से यहाँ पे 51 कर दिया। अब हम इसको 5 से 2 जा यहाँ पे कट गया और 2 से फिर ये हो गया 51, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10 का 0, रेस्ट रहा 1, 25 और 1 26। अब इसको 51 से मल्टीप्लाई कर लिए। 51 से करने के लिए 50 + 1 से भी ले सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 51 1 जा 51 यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा, 6 का 6 और 6 पंचे 30 यानी कि 306 होगा तो 30 रेस्ट हो गया। अब 51 दूनी 102 और 30 132 यानी ये हमारा क्या आ गया, मैच्योरिटी बोलिए या अमाउंट बोलिए, दोनों में से जो बोलिए ये आ गया। लेकिन हमको ब्याज में पूछ रहा था, हमने क्या किया यहाँ इसको लेस कर लिया 1 3 2 6 5 1 लेस कर लिया। 1 का 1 हो गया, 5 का 5 हो गया, 6 का 6 हो गया, 12 में से 5 चला गया 7, ये कट गया यानी कि 7651। उसके बाद एकदम इजी सम दिया हुआ था, मैं ये सम भी करवाऊंगा, जब डेसिमल वाला करवाएंगे तब मैं आप लोगों को ये सम बताऊंगा कि इस सम को मैं इस सम में बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये। इसमें एक्चुअली 3 रूल फॉलो होता है, कोई रूल फॉलो नहीं होगा। इसलिए फॉलो नहीं होगा बेटा क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है इसमें जिसके ऊपर रैंकिंग ना हो। अगर रैंकिंग नहीं होगा, हाँ थोड़ा बहुत इसमें चेंज करना है आगे चलकर, देखिए क्या चेंज करना है हमें, ठीक है। हमें यहाँ क्या करना है 74/99 प्लस 48/99, क्योंकि जितने डिजिट के ऊपर रैंकिंग रहता है उतना टाइम हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये तीनों 99 है, इन सबको हम जोड़ देते हैं 74 48 और 90। 8 4 12 का 2 हाथ में 1 9 10 10 और 7 4 11 और 21 कितना हो गया ये 212/99। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में 2.1 पर में रैंकिंग लगा देंगे? नहीं लगाएंगे।
हमें ये देखना है, ये देखिए ये बहुत ही अजीब चीज है। इस सम्स को बनाने के लिए आपको जब हम यहाँ पे इसको 2 डिजिट के ऊपर हम ऐसे नहीं राइट कर सकते हैं बेटा 2.12 के ऊपर रैकिंग, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन में भी रहेगा, ये नहीं होगा। क्या करना है, ये वाला डिजिट यहाँ ऐड कर दीजिए, यानी कि 2:1 के ऊपर रैकिंग, 1 और 4 के ऊपर रैकिंग होगा। जब अगर आप एक्सप्लेन भी करते हैं 3.14 अगर राइट करते हैं, 14 के ऊपर रैकिंग लगा रहता है, तब जब इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एलिमिनेशन है। मैं ये भी बताऊंगा आपको। चलिए हम एक सिंपल वे इसी को देखिए। 3 यहाँ से आपको लेस करना है, जैसे ये फॉर्मेशन आया तो यहाँ 14 का फॉर्मेशन ये बनेगा, वैसे ही 3 यहाँ से लेस होगा, ये हो जाएगा कितना 311/99 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए ये 3 है, 3 प्लस 14/99 करते हैं तो 99 3 जा कितना हो जाएगा 9 या 27, और 9 या 27 और 2 29 में हम 14 को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 311/99। ये बेटा प्रोसेस है, ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं क्या है, पीछे वाला नंबर उसमें ऐड कर दो। तो पीछे वाला नंबर मैंने इसमें ऐड कर दिया, 14 ऊपर रैकिंग लगा दिया। मैथ्स का क्वेश्चन इतना ही था। उसके बाद रीजनिंग का है, वैसे भी आज फर्स्ट डे हो गया, कल रीजनिंग है ही हम लोगों का, कल रीजनिंग के बैच में इसको कंप्लीट करेंगे।